नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधायकों की मुलाकात का सिलसिला जारी है, जहां विधायक सुरेश गड़िया, खजानदास शक्तिलाल शाह ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर यह भेंट हुई है। दिल्ली विधानसभा सदस्य कर्नैल सिंह, काशीपुर मेयर दीपक ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लगातार मुख्यमंत्री से मिलने का सिलसिला विधायकों का जारी है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर यह भेंट चल रही है, जिसमें एक के बाद एक नेताओं का जो सिलसिला है मुलाकात का वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली विधानसभा सदस्य कर्नैल सिंह और काशीपुर मेयर दीपक ने भी मुलाकात मुख्यमंत्री से की है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री से विधायक मिलने पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक एक करके विधायकों की तस्वीर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री से वो मिलने पहुंचे हैं। विधायक सुरेश गड़िया, खजानदास और शक्तिलाल शाह की मुलाकात है। ऐसे में कई सारी चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं। ये मुलाकात को कई सारे अटकलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर यह भेंट नजर आ रही है, जहां एक के बाद एक विधायक मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सदस्य कर्नैल सिंह और काशीपुर मेयर दीपक ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के जहां भारी बर्फबारी के बाद प्रदेश में मौसम साफ है, राहत मिलती नजर आ रही है लोगों को। पहाड़ी इलाकों में मुश्किलें लेकिन बरकरार हैं। 5 जिलों में आज एवलांच को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। अभी भी कई सारे गांव का जो मुख्य मार्ग से है वो संपर्क कटा हुआ है। बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ बिछी हुई है। बारिश के चलते कई सारे रास्ते जो हैं बाधित हुए हैं। ऐसे में कई सारे गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। बर्फ से ढकी सड़कों के चलते आवाजाही प्रभावित हो रही है। प्रशासन और सुरक्षा बल राहत कार्यों में जुटे हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है मौसम से जुड़ी हुई, जहां भारी बर्फबारी और बारिश के बाद अब मौसम थोड़ा सामान्य होता नजर आ रहा है, लेकिन कई जगहों पर लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, क्योंकि जो गांव के रास्ते हैं वो मुख्य मार्ग से अभी भी कटे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, अब मौसम धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है, जहां मुख्य मार्ग बाधित चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? कहां कहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है? देखिए प्रिय, जिस तरह देखा जाए कि अभी अगर मैदानी इलाकों में देखें तो मौसम जो है साफ हो गया है और धूप भी निकलने लगी है। और ऐसे में पहाड़ी इलाकों की अगर बात कर ले तो वहां पर अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हुई और उसके बाद से बर्फबारी का क्रम जो है वो जारी है। रुक रुक कर बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। और भारी बर्फबारी के बीच जो है अगर बात करें तो उत्तराखंड में कई लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मुश्किलें बरकरार है। कई गांव का संपर्क अभी भी कटा हुआ है, क्योंकि बर्फबारी के चलते जो है काफी मार्ग बाधित है, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तरकाशी की हम बात कर ले तो चमोली की बात कर ले, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है अभी भी मार्गों को खोलने का काम जो है वो किया जा रहा है। बस जो ढकी सड़कें हैं उनकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। हालांकि प्रशासन और सुरक्षा बल जो है वो बहाली कार्यों में जुटे हुए हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हरिद्वार उधम सिंह में कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट जो जी बिल्कुल योगेश, ऐसे में बर्फबारी और बारिश बीते दिनों प्रदेश में देखने को मिली। आगे भी ऐसे कोई आसार नजर आ रहे हैं बारिश के, कि निचले इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है? देखिए बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से रविवार से फिर एक बार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। और मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि रविवार से लेकर जो है मंगलवार बुधवार तक जो है एक बार फिर जो है हल्की हल्की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी उसके दौरान देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर उसी के चलते जो है कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 जिलों में आज जो है एवलांच को लेकर जो है चेतावनी जारी की गई है कि एवलांच जो है देखने को मिल सकता है। शनिवार से फिर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जो है वो क्योंकि बनती नजर आ रही है देर रात से, यानी शनिवार रात और रविवार सुबह से जो है फिर से एक बार बारिश का क्रम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर उसी को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी जो है लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में जो है जो जिलाधिकारी हैं जिले के लिए जो भी फैसला लेना होगा वो ले सकते हैं, उसके लिए उनको कहा गया है। तो देखा जाए तो जिस तरह से अब मार्गों को खोलने का काम जारी है, अब देखना यही है कि कब तक जो है राहत मिलती है, क्योंकि एक बार फिर अगर बरसात होगी और बर्फबारी होगी तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा कब तक लोगों को राहत मिलती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी सबीन बंसल ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान कार्यालय में व्यापक अव्यवस्थाओं और गंभीर अनियमितताओं का जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। जिलाधिकारी ने पूछा कि आपको संपत्ति मूल्य आकलन का कोई ज्ञान नहीं तो स्टाम्प शुल्क कैसे तय किया। दरअसल आरोप लगा है कि सब रजिस्ट्रार के बगैर ही अवैधानिक रूप से लिपिक की ओर से विलेखों का निबंधन किया जा रहा है, जिसको लेकर डीएम ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं डीएम के सामने मौके पर मौजूद फरियादियों ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि कई महीने लंबित मूल अभिलेख आवेदकों को वापस नहीं किए गए हैं, जबकि वापस करने की सीमा अधिकतम 3 दिन है। इसके अलावा उप निबंधक कार्यालय में घोस्ट कार्मिक पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त कर्मियों का विवरण तत्काल तलब किया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किए 1 साल का समय पूरा हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह का कहना है कि इस बिल के आने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। तो वहीं राज्य के अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है। भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूसीसी का सफल जो 1 साल पूरा हुआ, क्या मानते हैं आप, कितना बदलाव इसको मानते हैं यूसीसी का रहा और 1 साल का जो कार्यकाल रहा, किस तरह का रहा, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये लोगों ने बहुत सराहा ही नहीं बल्कि इसका अनुसरण करने की भी बात चली और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अन्य देशों ने भी इस पे आगे विचार करने की बातें चल रही हैं और बहुत अच्छा रहा और भविष्य में भी अच्छा रहेगा। 1 साल इसको पूरा हो जाना ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। निश्चित अपने युवा मुख्यमंत्री जी ने बड़े साहस के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ इस पे पहला प्रदेश बनाने का इसमें काम किया, तो निश्चित बहुत अच्छा रहा। जी सर, जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, किस तरह के बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ से? इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे हमने इस तरह के कार्यक्रम किए कि जनता की सरकार जनता के द्वार वाला, और प्रत्येक ग्राम पंचायतों से बड़ी उत्साह के साथ लोग आए। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, चाहे आधार कार्ड का विषय हो, चाहे राशन कार्ड का विषय हो, चाहे पेंशन का विषय हो, चाहे कहीं रोड के विषय हों। ये विभिन्न मतलब कई प्रकार की जो लोगों की ज़मीनी जो समस्याएं थी, उनको निश्चित सरकार ने न्याय पंचायत स्तर पर जाकर का उनका निराकरण किया। कुछ वहीं पे निस्तारण हुई, कुछ जो बाकी रहे उनको विभाग अध्यक्ष को संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट आदेश किए गए कि तत्काल इन कार्यों को पूरा किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल थी और इस पहल से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है सुविधाएँ भी मिली हैं। सर, एक मैटर जो इन दिनों देखा भी जा रहा है कि गैर हिंदू प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की जा रही, चाहे वो हरिद्वार में हो, गंगोत्री यमुनोत्री हो या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ में भी अब इस तरह की डिमांड्स आने लगी है। किस रूप में आप देख रहे हैं और क्या इसके पीछे की वजह भी मानते हैं? निश्चित हमारे जो धाम हैं, आज लोग उसको दूसरे ढंग से लेते हैं। मैंने देखा कुछ लोगों ने अपना टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पे हमें जाना है और घूमना है। उनकी अवधारणाएं सब इसी तरह से नहीं हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड अपने में देवभूमि ही कहलाता है, देवभूमि ही पहचान है। तो ये अच्छा निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी सर, क्योंकि चुनाव का वक्त भी अब समय पास आने लगा है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोग जनता के बीच में अब जाने भी लगे हैं और व्यवस्थाएं अब किस तरह की बना रहे हैं कि 2027 के इलेक्शन को लेकर भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार रहती है। हमारा 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रमों में बिजी रहते हैं। निश्चित हम लोगों के हर समय लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता हर समय उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और हमने कहा ना कि हमारा विजन सिर्फ सरकार बनाना नहीं होता। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य वही है कि अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसको हम पहली पंक्ति में कैसे लाएं। तो हम तब तक तो हम भाजपा के लोग हैं, हमारा चुनाव जब मर्जी हो जाए हम इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ती, क्योंकि हम 24 घंटे जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं। सर, जंगली जानवरों पर किस तरह से कंट्रोल आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का जो आतंक है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया था? ये विषय आपने बहुत इम्पोर्टेंट पूछा। मेरे यहाँ भी ये कई हादसे हुए, यहाँ तक कि जो ये भालू होते हैं ना, इन्होंने कई गाँव में 5-5, 6-6 गाय बछड़े वगैरह वगैरह खाए। अभी हम काफ़ी थोड़ा सा आजकल तो रिलैक्स में हैं,
लेकिन ये चिंता का विषय है। इसके लिए माननीय मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने प्रत्येक जनपदों में जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ बनी हैं, त्वरित गति से वहाँ पे हमने फॉरेस्ट को अलर्ट किया और वहाँ पे हमने गांव में जैसे लाइट की व्यवस्था करवाई है, लोगों को सतर्क रहने के लिए निरंतर उनके बीच रहे हैं। और ये समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन आजकल तो हम थोड़ा रिलैक्स में हैं। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि डेमोग्राफी जो चेंजेस हुई उत्तराखंड की, और अब क्योंकि एसआईआर का भी लगातार ये बात की जा रही है कि एसआईआर भी लागू किया जाए, किस रूप में आप देखते भी हो उसके लिए, और क्या कहेंगे उसको लेकर सर? हम जो भी निर्णय लेंगे जनता के हित में लेंगे और निश्चित जनता उसको थोड़ा समझे पहले, उसके बाद उसमें निर्णय लें। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ है, जो राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। भाजपा विधायक। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। सुबह से शहर और देहात क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। रुड़की, मंगलौर, लक्सर, भगवानपुर और नेशनल हाईवे चौक पर कोहरे के चलते आवाजाही भी प्रभावित हुई है। ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने, फॉग लाइट और सुरक्षित दूरी का ध्यान रखने की अपील की है। वहीं हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर भी रफ्तार थमती नजर आई। घने कोहरे की वजह से गाड़ियां धीमी चलती नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, हरिद्वार में मौसम का मिजाज बदला है, कोहरा छाया हुआ है, क्या कुछ स्थिति उत्पन्न हुई इसकी वजह से? सड़कों पर आवाजाही में कितनी दिक्कतें आ रही है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार मौसम का एक करवट बदल रहा है, तो इसी के तौर पे बीते दिन देखा गया था। बीते दिनों से लगातार जिस तरीके से आईएमडी चेतावनी भी दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौसम को विभाग की जो चेतावनी है वो कहीं ना कहीं सटीक साबित हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी के कारण जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में लगातार कोहरा भी देखा जा रहा है, लेकिन ये जो कोहरे का सिलसिला है काफी लंबे समय से ऐसे ही चलता चला आ रहा है कि सुबह होते ही कोहरा आ जाता है और सुबह दोपहर जैसे ही 10 से 11 बजे तक कोहरा छट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि कोहरा आने के बाद जिस तरीके से सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे हों या बड़े बूढ़े बुजुर्ग हों या फिर वो आम जनमानस जो नौकरी और अपनी निकलते हैं, कहीं ना कहीं सबको इस दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और ये भी देखा जा रहा है लगातार जी, जो दिल्ली हरिद्वार हाईवे है उस पर भी रफ्तार थम गई है और अभी लगातार देखना होगा कि ये जो सिलसिला ये कब तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल प्रवेश, प्रशासन की तरफ से भी सावधानी बरती जा रही है। देखना होगा कि ये जो कोहरे की समस्या है कब जाकर ये खत्म होती है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि तेजी से सरकार विकास कार्यों पर काम कर रही है। राज्य सरकार का दावा है कि 4 वर्षों के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार ने 28,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि पूरे प्रदेश में सरकार नौकरी बेचने का कारोबार कर रही है। देहरादून में शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1100 से भी अधिक सहायक अध्यापकों और उधम सिंह नगर में विशेष शिक्षा के लिए चयनित 18 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने ऐलान किया कि जल्द ही पुलिस विभाग में 2000 से अधिक नौकरियां दी जाएंगी। सीएम ने बताया कि बीते 4 साल में 28,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिल चुकी है। आप सबके सामने आज मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या में आज हर विभाग में भर्ती की प्रक्रियाएं संपन्न हो गई हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर जो हमारे योग्य हैं, होनहार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, उन सभी को आज चयनित होने का अवसर मिला है कि आप सभी के नियुक्ति पत्रों को मिलाकर बीते 4.5 वर्षों में 28,000 से अभी तक हम लोग 27,000 कह रहे थे, अब हाँ 28,000 से भी ज्यादा हो गई और 28,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी लेन देन के योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। इसमें भी अभी जो 28,000 है, इस 28,000 में 2,000 और जुड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ये भी तय किया था कि उत्तराखंड में न अब नौकरी बिकेगी और न सिफारिश चलेगी, जिसका परिणाम है कि आज गरीब माता पिता के बेटा और बेटियां
उनको उनकी क्षमताओं के आधार पर चयन का अवसर मिल रहा है। हमने सरकार में आते ही इस सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया। जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसका फायदा प्रदेशवासियों को मिल रहा है। एक समय था जब प्रदेश में भर्तियां योग्यता से नहीं, चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था, प्रतिभा के आधार पर नहीं होता था, बल्कि सिफारिश के आधार पर होता था या पेपर लीक के द्वारा तय होता था। और मेहनत करने वाले युवा लाइन में खड़े होते थे, फार्म भरते भरते आवेदन करते करते उनके जूते घिस जाते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, माता पिता भी थक हार जाते थे, उनके हौसले टूटने लगते थे। सरकार में आए, सरकार में आते ही हमने उस सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया, जो बरसों से दीमक की तरह हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही थी। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी, समयबद्ध बनाया और स्पष्ट संदेश दिया कि अब उत्तराखंड में न नौकरी बिकेगी, न किसी की सिफारिश चलेगी। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए सीएम ने आरोप लगाया कि समय ऐसा था जब प्रदेश में भर्तियां योग्यता से नहीं बल्कि सिफारिश से मिलती थी और मेहनती युवा लाइन में खड़े रहते थे। बंद कमरों में सौदे होते थे और भ्रष्टाचार व दलाली होती थी, जिसका खामियाजा हमारे युवाओं को उठाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अच्छा काम होता देख उस पर भी सवाल उठाते हैं और अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन सरकार जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। कुछ लोगों को ये बदलाव भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो समय समय पर भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, लोगों के बीच में संदेह करते हैं कि जब कोई व्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो कुछ लोग उसमें डेंट करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए किस प्रकार की साजिश करते हैं, किस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। बीजेपी की सरकार का दावा है कि राज्य गठन के बाद जितनी नौकरियां युवाओं को नहीं दी गई, उससे ज्यादा नौकरियां बीजेपी की सरकार में दे दी गई हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार में नौकरी बेची जा रही है। दिल्ली में मीडिया के सवालों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी की सरकार पर ये आरोप है। उन्होंने पिथौरागढ़ जिले में 43 फर्जी DLED प्रमाण पत्रों के आधार पर सहायक अध्यापक की नौकरी हथियाने का जिक्र किया। पूरे प्रदेश में नौकरियों को बेचने का कारोबार चल रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि उत्तराखंड में नौकरियों को बेचने का कारोबार चल रहा है मंत्रियों के घरों से। ये प्रकरण भी उसी का एक हिस्सा है। लगातार पेपर लीक हुए हैं, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और पैसे लेकर के पेपर लीक करने के आरोप जो है भाजपा के नेताओं पे लगे गए हैं, भाजपा के तंत्र पर लगे हैं और कई भाजपा के नेता कार्यकर्ता पेपर लीक प्रकरण में जो है जेल की हवा भी खा चुके हैं। कुछ लोग जमानत पर बाहर हैं। तो जिस तरीके से पैसे का खेल पेपर लीक में हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर तो तमाम ऐसे विभाग है जहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप जो है भाजपा सरकार पर लगे हुए हैं, लेकिन सरकार लगातार जो है इन आरोपों से इनकार करती रही है। लेकिन कई मामलों में CBI की जांच चल रही है, कोई इसको कैसे झुठला सकता है। जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता पेपर लीक प्रकरण में सम्मिलित पाए गए हैं, भाजपा के नेता इससे जुड़े रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आरोप लगाया है वो तथ्यों के आधार पर लगाया है। जो इस प्रदेश के अंदर चल रहा है उसी का खुलासा उन्होंने किया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। राज्य में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार रही और मौजूदा वक्त में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है। दोनों पार्टियों के बीच बहस तो हो रही है, किसके समय में पैसा लेकर नौकरी बेची जाती थी और किसके समय में बिल्कुल भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कुल 13 जिलों में से 10 जिले पहाड़ी हैं, जहां अपराध की घटनाएं कम है, लेकिन 3 मैदानी जिलों में साल दर साल अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। खासकर हरिद्वार जनपद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज सुबह जमीन विवाद के मामले में 2 लोगों को गोली मार दी गई। ये अलग बात है कि पुलिस सामने
जांच में जुटी रही, लेकिन तेजी से बढ़ते आंकड़े पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हरिद्वार में कंकल थाना क्षेत्र में नूरपुर पंचनहेली गांव में एक सनसनीखेज गोलीकांड से इलाका दहशत में है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान पर गांव के ही अतुल चौहान ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सचिन के अलावा मौके पर मौजूद कृष्णपाल उर्फ नानू भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। गोली चलने की आवाज से गांव में अफरा तफरी मच गई। देखिए, लगभग 10:30 बजे करीब में पुलिस को सूचना मिली थी कि जमालपुर जो ये जीवा पोता मार्ग है जो पंजनहेड़ी के पीछे है कि यहाँ पे गोली चलने की सूचना मिली। सबसे पहले चौकी इंचार्ज यहाँ मौके पे पहुँचे तो पता चला कि उषा टाउनशिप के नाम से यहाँ पे मिस्टर अमित चौहान है जो कि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं और उनके विपक्षी जो अतुल चौहान और उनके लोग हैं उनके द्वारा कोई PIL डाली गई है यहाँ कुछ आपत्तियां लगा के। तो उसी संबंध में आज प्रशासन की भी टीम यहाँ पे आई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई चूँकि यहाँ पे CCTV कैमरा भी है और अभी उसका एक्सेस हमें नहीं मिल पाया है, जिससे कि दोनों पक्षों में अचानक विवाद हुआ। विवाद में जो अतुल चौहान है उसके पास पिस्टल थी, उसने उससे फायर किया। इसमें 2 लोगों को इंजरी हुई है, जिसमें एक कृष्णपाल है जिनके हाथ में इंजरी हुई है और जो एक सचिन है उनके पैर में लगा है। हमारी टीमें अभी आइडेंटिफाई कर रही हैं जो लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया उसके हिसाब से, और जो भी इस घटना में सम्मिलित थे जिनको चोट लगी थी फर्स्ट एड करा करके और उनको रेफर कराया गया जिससे कि उनको बेहतर इलाज मिल सके। घटना सुबह लगभग 10 बजे की बताई जा रही है, जब हमलावर ने सचिन चौहान पर अंधाधुंध फायरिंग की। सूचना मिलते ही SP सिटी अभय कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ये पुरानी रंजिश का मामला लग रहा है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में टीम गठित कर दी। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई। फिलहाल फरार आरोपी अतुल चौहान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने आत्मरक्षा में लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की। तक जो घटनाक्रम इसमें आया कि एक पक्ष इसमें अमित चौहान का था, दूसरा पक्ष ये अतुल चौहान का था और इनके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें ये आज के घटनाक्रम हुआ। लगभग कितने हमलावर बताया जा रहा है सर? क्या इनका ये कहना है कि 4 से 5 लोग थे जो कि आए थे और जब गोली चली थी, लेकिन कौन कौन लोग उसमें लड़ाई में थे और गोली चलाने में थे एक बार हम संपूर्ण जब CCTV कैमरे को देख लेंगे। और चूँकि जिनको चोट लगी है उनके जो भाई हैं जो इसके ओनर हैं वो भी अभी उनके इलाज में है, तो लिहाजा उनसे भी अभी हमें तरीर नहीं मिल पाई है। जब CCTV देख लेंगे और तरीर के आधार पे चीज़ें स्पष्ट होंगी उसी हिसाब से हमारे द्वारा कार्रवाई। मेरे द्वारा पंचायत की भूमि और अवैध कॉलोनियों के विषय में लगातार प्रशासन को शिकायत की जा रही थी। फिर जब शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे द्वारा एक जिन्हित PIL दाखिल हाईकोर्ट में की गई। जो PIL दाखिल मैंने की तो माफियाओं द्वारा मुझे धमकाने का और पहले भी एक बार मारने का प्रयास किया गया, जान से मारने का। उसके बाद मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस से गुहार लगाई और फिर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, लेकिन इसके बाद भी मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।